Welcome to my channel Humanity Studies. This is the part 3 of this chapter Brick, Beats and Bone, the Harappan Civilization. So our today's topic is strategies for procuring material. अब ये तो ऑब्वियस था कि हरप्पन सिविलाइजेशन में अलग अलग तरीके के मटेरियल्स वगैरह यूज़ किए जाते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट के पर्पस के लिए। अब वो मेन चीज़ क्या है कि वो किस तरीके से उस मटेरियल को लेके आते थे। कई मटेरियल्स तो जो थे वो लोकली भी अवेलेबल थे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्ले। अब कई मटेरियल्स थे जैसे कि स्टोन हो गया, टिम्बर वगैरह, मेटल, वो बाहर से लेके आते थे हड़प्पा के लोग आउटसाइड द एलुवियल प्लेन। अब नाउ हमें जो टेराकोटा टॉय मिला है बुलक कार्ट का हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो ये चीज़ सजेस्ट करता है कि उस टाइम पे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे, मटेरियल्स को लेके आने के लिए वो कैसे जाया करते होंगे, वो बुलक कार्ट्स के थ्रू जाया करते होंगे। नाउ टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द लैंड रूट्स। सामान लेके जाने के लिए भी यही मीन्स था और लोग जो थे वो लैंड रूट से बुलक कार्ट्स के थ्रू ही ट्रैवल करते थे। अब लोग जो थे वो रिवराइन रूट के थ्रू भी मटेरियल्स को लेके आते थे, प्रोक्योर करते थे। इंडस वैली और इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस की वैली को यूज़ करके वो जाया करते थे रिवर रूट के थ्रू, और कई जो थे वो सी रूट्स को भी यूज़ किया करते थे मटेरियल को लाने के लिए। मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब सब कॉन्टिनेंट से कौन कौन से मटेरियल्स को मंगवाते थे हड़प्पन्स। नाउ हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। अलग अलग तरीक़ों से वो जो थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के सामान को मंगवाया करते थे। नाउ फॉर इंस्टेंस दे इस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट। बालाकोट और नागेश्वर में अपनी सेटलमेंट्स जो थे वो सेटअप करते थे, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली शेल जो था वो बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में अवेलेबल होता था, तो इसलिए नागेश्वर और बालाकोट से वो क्या मंगवाया करते थे, शेल। नाउ अदर सच साइट वॉज शोटुगाई, जो कि अफ़गानिस्तान से थी, और शोटुगाई जो थी वो बेस्ट सोर्स था लैपिस लजूले का, यानी कि शेल मंगवाया करते थे नागेश्वर और बालाकोट से। लैपिस लजूले जो थी वो शोटुगाई से मंगवाया करते थे, जो कि एक ब्लू स्टोन था, यानी कि ब्लू कलर का एक पत्थर था जिसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था, वो हाईली डिमांड था, हाईली वैल्यूड था। एंड लोथल से वो मंगवाया करते थे कार्नेलियन। तो अगर आप लोग ये लर्न कर ले तो बेटर होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ वो मंगवाया करते थे। और सैटेटाइट जो थी वो राजस्थान से मंगवाया करते थे, एंड मेटल जो था वो राजस्थान से मंगवाया करते थे। अब एक और स्ट्रैटेजी हड़प्पन्स जो थे वो क्या यूज़ करते थे कि वो एक्सपेंडिशंस भेजा करते थे। एक्सपेंडिशंस होता है कि लॉन्ग जर्नी पे बंदों को भेजा करते थे कहीं दूर के एरिया से कोई मटेरियल मंगवाने के लिए, टू एरिया सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से ये लोग कॉपर मंगवाया करते थे और वहाँ पे एक्सपेंडिशंस भेजा करते थे, यानी कि लॉन्ग जर्नी के लिए लोगों को भेजा करते थे। और साउथ इंडिया से हड़प्पा के जो लोग थे वो स्पेशली गोल्ड मंगवाया करते थे। नाउ दीज एक्सपेंडिशंस इस्टेब्लिश कम्युनिकेशंस। अब सोचो कि हड़प्पा के लोग जो हैं वो जा रहे हैं राजस्थान के एरिया में या फिर वो जा रहे हैं साउथ इंडिया के एरिया में, तो उनमें कम्युनिकेशन तो होगी आपस में, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट में आएंगे वो लोग। अब इस बात का आर्टिफैक्ट्स जो वहाँ पे मिले हैं उन चीज़ों से पता लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया कि हड़प्पा और उनकी लोकल कम्युनिटीज़ में जो था कांटेक्ट था, कैसे पता लगाया, क्योंकि ओकेशनली फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट सच एज सेटेटाइट माइक्रो बीड्स इन दीज एरियाज। हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इन एरियाज़ में मिले हैं। इसका मतलब कि हड़प्पा के लोगों में और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में कॉन्टैक्ट था। आर इंडिकेशन ऑफ सच कॉन्टैक्ट। नाउ देयर इज एविडेंस इन द खेतरी रीजन फॉर वट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुर कल्चर, जिसको मेनली आर्कियोलॉजिस्ट ने ये नाम दिया है
क्योंकि खेतरी रीजन में अब क्या चीज़ मिली है कि जो एक नॉन हड़प्पन पोट्री थी उसके अंदर ये लोग जो थे वो हड़प्पा के लोगों को कॉपर सप्लाई किया करते थे। नॉन हड़प्पन पोट्री यानी कि जो नॉर्मल पोट्री होती थी उस टाइम पे थोड़ी सी डिस्टिंक्टिव थी बट हड़प्पा की नहीं थी, और उसमें जो है अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, यानी कि बहुत भारी मात्रा में जो है कॉपर की चीज़ें मिली हैं उस पोट्री में। नाउ इट इज़ पॉसिबल दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन्स। तो इसका अब साफ सीधा ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के जो लोग थे इस रीजन के वो कॉपर सप्लाई करते होंगे उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को। नाउ कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या डिस्टेंट लैंड से भी कॉन्टैक्ट थे, यानी कि बहुत दूर की लैंड से भी क्या उसके कॉन्टैक्ट्स थे। तो अब जो रीसेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड्स करा है, जांच पड़ताल करी है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये चीज़ पता लगी है कि कॉपर का एक और सोर्स था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, कि वो लोग जो थे वो कॉपर ओमान से भी लिया करते थे, प्रोबेबली कि वो ओमान से भी कॉपर लिया करते थे, जो कि है साउथ ईस्टर्न टिप में अरेबियन पेनिनसुला में। ये जगह बताई हुई है कि ये कहाँ पे है। नाउ केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव द ट्रेसेस ऑफ निकल। अब कैसे पता चला है? क्योंकि ओमानी के कॉपर में भी निकल का एविडेंस है और हड़प्पा के आर्टिफैक्ट में भी निकल का एविडेंस है। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का कॉमन ओरिजिन था, कॉन्टैक्ट था। तो देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल। खाली यही एक ट्रेस नहीं मिला है हमको ओमान और हड़प्पा के कॉन्टैक्ट का, और भी बाकी ट्रेसेस हैं। अब क्या है कि ये जैसे कि है हड़प्पा का जार है जो कि ओमान के रीजन में मिला है हमें। तो अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, ये है डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार विच इज़ कोटेड विद अ थिक लेयर, जो कि एक थिक लेयर से कोटेड है, ऑफ ब्लैक क्ले, जो कि ब्लैक क्ले से बना हुआ है, फाउंड एट ओमानी साइट। हड़प्पा का जार यानी ओमानी साइट पे मिला है। तो इसका क्या मतलब था कि हड़प्पा के लोगों में और ओमान के लोगों में कॉन्टैक्ट था। नाउ सच ब्लैक थिक कोटिंग। अब किसी भी चीज़ की जो है थिक कोटिंग किस लिए बनाई जाती है? इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि जो उसके अंदर लिक्विड चीज़ कैरी हो रही है वो लीक ना हो। ठीक है, तो अब इस जार की इतनी ज़्यादा थिक कोटिंग थी, मेनली शायद हड़प्पन ने इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा थिक कोटिंग बनाई थी ताकि लिक्विड्स जो हैं वो लीक ना हो। ठीक है, परकोलेशन ऑफ द लिक्विड्स टू प्रिवेंट, ठीक है, लीकेज वगैरह ना हो लिक्विड्स की। अब हमें ये नहीं पता है कि इस जार में हड़प्पन जो थे वो क्या कैरी किया करते थे उस टाइम पे, बट इट इज़ पॉसिबली डैट हड़प्पन्स एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ द वैसल फॉर ओमानी कॉपर। ओमानी कॉपर के लिए इस जार को हड़प्पन्स ने उस टाइम पे एक्सचेंज किया होगा, तभी ये ओमान में मिला है। नाउ मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd millennium BCE रेफर टू अ कॉपर कमिंग फ्रॉम द रीजन मगन। अब मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में भी जो है मगन से वो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो कॉपर मंगवाया करते थे, और परहैप्स शायद ओमान का नेम ही मगन था। नाउ इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामिया की साइट में भी जो है निकल के ट्रेसेस मिले हैं। अब मेन जो बात है फोकस करने वाली वो ये है कि मेसोपोटामिया में भी निकल के मिल रहे हैं, ओमान में भी निकल के मिल रहे हैं, एंड हड़प्पा में भी निकल के ट्रेसेस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब था कि आपस में इन सब का कॉन्टैक्ट था। नाउ अदर आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग द हड़प्पन सील। अब कई आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो कॉन्टैक्ट होते थे वो कैसे होते थे कि हड़प्पन जो थे वो अपनी सील्स भेजा करते थे वेट्स और थ्रू बीच। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट्स। अब मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट थे वो डेसिफर्ड कर चुके हैं आर्कोलॉजिस्ट, हड़प्पा के जो हैं वो अब तक डेसिफर्ड टिल डेट डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। तो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में जो है ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के 3 रीजन्स के साथ कॉन्टैक्ट थे। फर्स्ट था दिलमन जो कि बहरीन का आइसलैंड है, सेकंड था मगन जो कि प्रोबेबली ओमान है, और तीसरा था मेलूहा। मेलूहा को क्या बोला गया है कि
पॉसिबली मेलुहा को ही हरप्पन रीजन मेंशन करा गया है मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में। तो हरप्पा क्या था, मेलुहा को ही हरप्पा है, और हरप्पा ही जो था वो मेलुहा था। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। एंड दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा। मेलुहा से उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेंशन करे हैं जो आते थे मेसोपोटामिया में? वो थे लैपिस लिजूले, कॉपर, गोल्ड, वैरायटी ऑफ वुड। तो ये चीज़ें जो थी मेसोपोटामिया हरप्पा से मंगवाया करते थे। नाउ मेसोपोटामिया की मिथ थी मे योर बर्ड बी अ हाजा बर्ड। अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या आता है कि हाजा बर्ड किसको कहा गया है? तो आर्कियोलॉजिस्ट का जो मेन था कि आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से हाजा बर्ड था पीकॉक। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हाजा बर्ड किसको कहा गया था? तो पीकॉक था। नाउ डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल। अब इसको ये नेम दिया गया है हाजा बर्ड। इट इज़ लाइकली डैट कम्युनिकेशन विद ओमान। अब ये था कि मेसोपोटामिया की भी उस टाइम पे कम्युनिकेशन थी ओमान के साथ, बहरियंस के साथ और मेसोपोटामिया वॉज बाय सी। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर्ड मेलुहा, यानी कि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में हरप्पा को मेंशन करा गया है एज अ लैंड ऑफ सी फारर्स। सी फारर्स की लैंड क्यों मेंशन करा गया है उसको? क्योंकि वो सी रूट्स के थ्रू जो थे इतनी दूर से ये सारे प्रोडक्ट्स भेजा करते थे मेसोपोटामिया को। नाउ बिसाइड्स वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स पोर्ट्स ऑन सील्स। अब खाली यही नहीं है कि लैंड ऑफ सी फारर्स करा गया है, बल्कि हमको सील्स पे भी शिप्स और बोट की डिपिक्शन मिलती है, जो कि ये चीज़ हाईलाइट करती है कि उस टाइम पे ये लोग सी रूट से जाया करते थे, लॉन्ग रूट ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट। अब सील्स और सीलिंग्स किस पर्पस में यूज़ होती थी? तो सील और सीलिंग हरप्पन्स जो थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया करते थे, अपनी आइडेंटिटी को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया करते थे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि आपको एक बैग भेजना है गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे, और इसका जो माउथ है आप बांध देते हो ऊपर रस्सी से कस के। अब कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है? तो हरप्पन्स क्या किया करते थे कि इसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा सील्स बनाया करते थे, लगाया करते थे, जो कि एक हरप्पन्स के बारे में इम्प्रेशन लीव कर दिया करता था। नाउ इफ़ द बैग रीच्ड विद द इंटैक्ट सीलिंग, अब ये जो बैग है अगर वो पहुंच जाएगा जहाँ पे भेजना था हरप्पन्स ने, तो जो उसके ऊपर सील्स लगी हुई हैं जो इंटैक्ट है, जिससे कोई छेड़खानी वगैरह नहीं हुई है, सीलिंग्स लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो हरप्पन्स ने भेजी है। तो हरप्पन्स जो थे वो अपनी आइडेंटिटी को कन्वे करने के लिए सील्स और सीलिंग्स का यूज़ किया करते थे उस टाइम पे। नाउ एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक क्यों? क्योंकि इसको डेसिफर टिल डेट नहीं कर पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स जो हैं हरप्पा की स्क्रिप्ट को नहीं कर पाए हैं डेसिफर्ड, यानी कि उसमें जो चीज़ लिखी हुई थी वो अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने क्या लिखा था। नाउ हरप्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, वो भी लाइन में लिखा करते थे, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर। यूजुअली अगर लॉन्ग कॉन्टैक्ट हो रहा है, लॉन्ग कम्युनिकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग वगैरह हो रही थी उस टाइम पे, तो मेनली स्क्रिप्ट्स में क्या लिख के भेजा जाता होगा? प्रोबेबली नाम लिख के भेजा जाता होगा और टाइटल जो ओनर को दिया गया है। नाउ स्कॉलर्स ने अब क्या सजेस्ट करा है? स्कॉलर ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव्स। अब स्क्रिप्ट्स में जो मोटिव्स बने हुए हैं, मोटिव्स यानी कि एनिमल्स की तस्वीरें बनी हुई हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स बने हैं, तो वो क्या चीज़ को कन्वे कर रहे हैं? वो उन लोगों के लिए बनाए गए थे प्रोबेबली हरप्पा की स्क्रिप्ट्स में, बेसिकली जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए जो है एनिमल्स वगैरह एनिमल्स को बनाया जाता था। अब जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस थी उस टाइम पे वो शॉर्ट हुआ करती थी। लॉन्गेस्ट जो थी इंस्क्रिप्शंस उसमें 26 साइंस थे। अब साइंस क्या थे वो चीज़ अभी तक डेसिफर्ड नहीं हो पाई है, ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर्ड। हमको पता नहीं लगा है कि हरप्पन्स जो थे वो क्या लिखना चाहते थे, क्या कन्वे करना चाहते थे। इट वॉज एविडेंस नॉट अल्फ़ाबेटिक। अब जैसे कि आजकल की हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है अल्फ़ाबेटिक है, बट उस टाइम की अल्फ़ाबेटिक नहीं थी। एक साइन जो था वो एक वोवल या एक कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ करते थे वो लोग।
तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसको डेसिफर करना। नाउ एज इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस, अब बहुत सारे साइंस मिलते हैं एक स्क्रिप्ट के ऊपर, समवेयर बिटवीन 375 एंड 400, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टिल डेट ये डेसिफर नहीं कर पाए हैं आर्कोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स। नाउ इट इज़ अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम लोग जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, राइट। अब वो लोग जो थे वो राइट से लिखना स्टार्ट करते थे, राइट से लिखते थे वो लोग। फॉर एग्जाम्पल अ सील शो अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट, राइट से वाइडर स्पेसिंग होती थी और उसके बाद एक ही लाइन में लिखते थे। एज इफ द एनग्रेवर बिगिन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड रैन आउट ऑफ स्पेस। नाउ कंसिडर अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब किन किन ऑब्जेक्ट्स पे ये स्क्रिप्ट जो थी वो लिखी जाती थी उस टाइम पे, तो प्रोबेबली ये हो सकते हैं सील, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार, जार्स पे लिखी जाती होगी, कॉपर पे लिखी जाती होगी, टेराकोटा के जो टैबलेट्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके ऊपर मिली है, ज्वेलरीज पे लिखते थे ये लोग, साइंस वगैरह बनाते थे उसके ऊपर, एंड बोन रोड्स, इवन द एंशियंट साइन बोर्ड, सबके ऊपर ये जो थे अपनी स्क्रिप्ट लिखा करते थे। हो सकता है कि पेरिशेबल मटेरियल के ऊपर भी लिखा जाता हो, बट इतने टाइम तक वो मटेरियल जो है वो ख़राब हो गया होगा। सो कुड दिस मीन डैट लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड, क्या इसका ये मतलब है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लिटरेसी थी यानी कि लोग पढ़े लिखे थे, तभी तो वो इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे थे, लिखते थे स्क्रिप्ट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेटर्स थे जो एंशियंट साइन बोर्ड से मिले हैं, तो आप खुद ही इनसे पता लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आर्कोलॉजिस्ट के लिए इन लेटर्स को डेसिफर करना। वेट्स, अब यूजुअली हड़प्पन से एविडेंसेस मिले हैं लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट के भी और सब कॉन्टिनेंट में भी कॉन्टैक्ट्स के, तो यूजुअली एक प्रॉपर वेट सिस्टम भी होता होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस टाइम पे, जिसमें वो प्रिसाइज सिस्टम जो है वो नाप तोल के ही चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते होंगे। नाउ एक्सचेंजर्स वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन। वो कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे जो इंडिया में भी शायद यूज़ हो, शायद क्या होता ही था यूज़ पुराने टाइम में। आप भी शायद जानते होंगे कि एक साइड पे जो था ऐसे का मेटल पैन रखा जाता था जिसके अंदर पत्थर वगैरह रख के वेट करते हैं, और दूसरी साइड पे क्या रखते थे, सामान वगैरह रखा जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही सब सिस्टम यूज़ होता था। यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट्स, इनको चर्ट्स कहते हैं, जिनके ऊपर ऐसे होता है लिखा होता है 50 ग्राम या 100 ग्राम ऐसे, तो ये वाला सिस्टम ही यूज़ होता था। विद नो मार्किंग्स, पत्थर तो मिले हैं बट उनके ऊपर कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिले। नाउ द लोअर डिनोमिनेशन के लिए अगर कम वेट है तो वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते होंगे, और अगर भारी हैं, भारी वेट है तो वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। नाउ स्मॉलर वेट्स आर प्रोबेबली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरी वगैरह। अब ज्वेलरी का तो इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, तो ज्वेलरी और बीड्स के लिए जो है छोटा ही चाहिए, कम ही है उनका वेट, तो उसके लिए लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स यूज़ होता होगा। नाउ मेटल स्केल पैन्स हैव बीन ऑल्सो फाउंड। अब ऐसे के मेटल स्केल पैन्स मिले हैं जिसमें रख के बेसिकली वेट उस टाइम पे होता होगा जो चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एंशियंट अथॉरिटी, नाउ देयर आर इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसीजन। अब ये तो इंडिकेशंस हैं आर्कोलॉजिस्ट को कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तभी तो इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। आर्टिफैक्ट जो है वो एक भी इधर से उधर नहीं है, एकदम परफेक्ट है। हड़प्पा की हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट है। तो कौन था जो इन सब एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता था उस टाइम पे? कोई तो अथॉरिटी रही होगी ना जो ये सब कुछ देखती होगी कि हाँ भाई काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी कैसे हो सकती है? चाहे वो ब्रिक हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो वेट्स का मामला हो, हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। नाउ नोटेबली ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल सेंटर। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर ब्रिक्स बन रही हैं तो वो एक ही सेंटर में बन रही है, नहीं। अब ब्रिक्स जो है वो इतना ज़्यादा उनका यूनिफॉर्मिटी रेशियो था कि हर एक, चाहे वो किसी भी रीजन में बन रही थी, चाहे वो जम्मू से लेके गुजरात तक थी, हर एक का यूनिफॉर्म था। कहीं किसी भी एक ब्रिक में कोई भी गड़बड़ वगैरह नहीं मिली है। इतनी ज़्यादा
अच्छे तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट होता था और कौन करता था, कौन ऑर्गेनाइज करता था। नाउ वी हैव ऑल्सो सीन डैट सेटलमेंट्स वर स्ट्रैटेजिकली सेटअप। अब हमने ये भी देखा है कि हड़प्पन्स जो हैं वो स्ट्रैटेजिकली अपनी सेटलमेंट्स अलग अलग जगहों पे करते थे जहाँ उनको मटेरियल वगैरह मिलते थे, है ना। तो अब ये भी चीज़ है बिसाइड्स कि लेबर्स जो थे वो मोबिलाइज करते थे आर्टिफैक्ट्स ब्रिक्स वगैरह को बनाने के लिए उस टाइम पे, ठीक है। बट मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी, इतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ कौन ऑर्गेनाइज करता था। तो बेसिकली अथॉरिटी क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, पैलेसेस एंड किंग्स। अब पैलेस वगैरह और किंग्स के क्या एविडेंसेस मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ पावर देखें तो जो भी आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं ना हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो उनसे कोई इमीडिएट आंसर तो नहीं मिलता है। बट बेसिकली ऐसी एक लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदारो में, इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने पैलेस के नाम से लेबल करा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा शायद पैलेस ही हो सकता है जहाँ पे किंग रहा करता होगा। बट उससे रिलेटेड भी कोई पर्टिकुलर फाइंड्स नहीं मिले हैं। सेकेंडली, पहला मिला है पैलेस का एविडेंस मोहनजोदारो में, और सेकेंडली ये स्टैचू मिला है प्रीस्ट किंग का। तो अब प्रीस्ट किंग भी, इनका नाम कैसे पड़ा, इस स्टैचू को प्रीस्ट किंग क्यों बोला आर्कियोलॉजिस्ट ने? क्योंकि वो मेसोपोटामिया के प्रीस्ट किंग से फेमिलियर थे। मेसोपोटामिया में भी प्रीस्ट किंग थे, तो हो सकता है कि हड़प्पन में भी प्रीस्ट किंग रहे हों उस टाइम पे। तो इस स्टैचू से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये लगाया है कि ये प्रीस्ट किंग का स्टैचू है। हो सकता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन में सिमिलैरिटीज़ हों, कुछ पैरेलल्स हों। Now, but as we will see, the ritual practices of Harappan civilization are not well understood. अब हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं मिलती है कि हड़प्पन्स जो थे वो उस टाइम पे कौन से रिचुअल्स फॉलो किया करते थे, कौन से फेस्टिवल्स फॉलो किया करते थे, ये सब नहीं पता है हमें। और ये भी नहीं पता है कि कौन से लोग उस टाइम पे पॉलिटिकल पावर में थे, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी थी। मेन जो था कि आर्कियोलॉजिस्ट के डिफरेंट व्यूज़ थे अथॉरिटी को लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कई आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर ही नहीं था और सारे जो थे वो इक्वल स्टेटस एंजॉय किया करते थे उस टाइम पे। और वहाँ पे और जो बाकी दूसरा ग्रुप था आर्कियोलॉजिस्ट का, उनका ये मानना था कि वहाँ पे कोई एक सिंगल रूलर नहीं था बल्कि बहुत सारे रूलर हुआ करते थे। यानी कि हड़प्पा का सेपरेट रूलर हुआ करता होगा शायद, और मोहनजोदारो का अलग हुआ करता होगा। बट अब इस पे भी क्वेश्चन उठता है कि अगर सिंगल स्टेट का कंसेप्ट था, सिंगल स्टेट का कंसेप्ट है, यानी कि मोहनजोदारो के पास अपना रूलर है और हड़प्पा के पास जो है अपना रूलर है, तो फिर इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी कैसे है आर्टिफैक्ट्स में, इतनी ज़्यादा प्लान्ड सेटलमेंट क्या है, कैसे है फिर, है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर दोनों के रूलर्स अलग हैं तो आर्टिफैक्ट्स में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी कैसे मिल सकती है, और हर चीज़ इतनी ज़्यादा सिमिलर कैसे हो सकती है पूरी सेटलमेंट के थ्रू आउट। हर मटेरियल जो है अब उसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो मेन इस चीज़ पे अपने व्यूज़ आगे लाते हैं। अब जो लास्ट थ्योरी है अथॉरिटी के बारे में वो ये है, वो सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि वो इस चीज़ को आगे रखती है कि हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सारी इंटायर कम्युनिटी है वो इकट्ठे बनाई गई हो, और साथ ही इकट्ठे ही उस पर कॉम्प्लेक्स डिसीजन उस टाइम पे लिए जाते होंगे, तभी तो इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी और यूनिफॉर्मिटी हर एक आर्टिफैक्ट और हर एक चीज़ में मिली है थ्रू आउट सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है, सो पढ़ते हैं। अब देयर इज़ एविडेंस डैट बाय 1800 द मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबंडेंट। अब ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो मेच्योर हड़प्पन जिस साइट्स में रहा करते थे वो एकदम से ख़त्म होने लग गई थी। नाउ साइमल्टेनियसली एकदम से ये हो गया था कि इन रीजन्स में जो थी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई थी, जिन्होंने हड़प्पन्स को रिप्लेस कर दिया था। यानी कि हड़प्पन जो थे वो एकदम से ख़त्म हो गए थे और नई पॉपुलेशन जो थी वो इन एरियाज़ में आके सेटल होने लग गई थी। अब इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900, अब 1900 तक कई हड़प्पन साइट्स जो थी वो अभी भी हड़प्पन्स रहते थे वहाँ पे 1900 तक। अब वहाँ पे क्या देखा जाता है, मेन चीज़ कि वहाँ पे एकदम से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कल्चर की, ठीक है। जो अब हड़प्पा की मेन खास बात क्या थी कि उनके अलग तरीके की आर्टिफैक्ट्स थे, अलग तरीके की चीज़ें वो यूज़ किया करते थे।
उनमें कुछ अलग ही बात थी, अर्बनाइजेशन थी वहाँ पे। तो बेसिकली वो सब कुछ डिसअपियर होने लग गया था, एकदम से ख़त्म होने लग गया था। और जो वो लॉन्ग ट्रेड डिस्टेंस जो ट्रेडिंग वगैरह किया करते थे, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होती थी, वो सब कुछ एकदम से ही डिसअपियर होने लग गई थी। इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल वर यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स। हाउसेस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, अब जो अलग तरीके की हाउसेस टेक्निक्स थी, प्राइवेसी के लिए कंसर्न उनका, और वो जिस तरीके से घरों को बनाया करते थे वो भी एकदम से डिसअपियर हो गया और डिटोरिएट हो गया, यानी कि ख़राब हो गया था सब कुछ। एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स, अब जो जैसे सिटाडल में मिले थे लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर, वो भी अब ज़्यादा नहीं टिक पाए थे, अब वो ख़त्म होने लग गए थे। Now overall artifact and the settlement indicate a rural way of life in what are called as, मतलब कि एकदम से अर्बन से कहते हैं ना कि रूरल टाइप ऑफ लाइफ हो गई थी। हड़प्पन्स जो थे वो बेसिकली अर्बन थे, उनके अलग तरीके का रहने का ढंग था, वो अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स वगैरह यूज़ किया करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक अलग सी बात थी। अभी ये देख रहे थे कि 1900 में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया, डिसअपियर हो गया है, और एक रूलर वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गई है। जैसे नॉर्मल होती है वैसे एक लाइफ स्टार्ट हो गई है, जिसको सक्सेसर कल्चर बोलते हैं, यानी कि हड़प्पा के बाद जो लोग वहाँ पे रहने आए थे वो रूलर तरीके से रह रहे थे। अर्बन जो थी चीज़ें हड़प्पा में वो एकदम से ख़त्म होती हुई दिख रही थी। वट ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस, एकदम से ऐसे क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम से डिसअपियर हो गई, ख़त्म हो गई। अब इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन जो है वो दी है। तो दीज रेंज फ्रॉम द क्लाइमेटिक चेंज, हो सकता है कि क्लाइमेट एकदम से चेंज हुआ हो, फ्लड्स वगैरह आ गए हों, डिफॉरेस्टेशन हो गई हो उन एरियाज़ में, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई हो। द शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स, हो सकता है कि सूखा पड़ गया हो, पानी वगैरह अवेलेबल ना हो, या फिर लैंडस्केप का ओवर यूज़ हो गया हो। बट इसकी वजह से भी है जो एक प्रॉपर चीज़ है कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कैसे कोलैप्स हो सकती है। तो इनमें से कोई भी एक कारण जो है ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता है कि एकदम से हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो गई। एकदम से पूरी सिविलाइजेशन तो ख़त्म नहीं हो सकती ना। तो एक सच एक्सप्लेनेशन ये भी थी कि आर्यंस आए और आर्यंस ने जो था हड़प्पन्स को मार दिया था, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने दी है इस को एक्सेप्ट करने के लिए कि एकदम से कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिसअपियर हो गई। बट अभी भी एक क्वेश्चन है कि इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन एकदम से डिसअपियर कैसे हो गई। तो इट अपीयर यूनिफाइंग स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट, एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हुआ होगा तभी तो एकदम से डिसअपियर हो गई ना सारी स्टेट्स। एकदम से हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड पे आ गई थी। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता, क्योंकि एकदम से ही जो सील्स और जो स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो एकदम से डिसअपियर हो गई थी, और जो वो स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम यूज़ किया करते थे वो एकदम से लोकल वेट सिस्टम अब यूज़ होने लग गया था। तो हड़प्पन की जो भी स्पेशलाइज्ड चीज़ें थी वो एकदम से ख़त्म हो गई, एकदम से ही गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। एंड द सबकॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलेनियम फॉर अ न्यू सिटी टू डेवलप। अब फिर से पूरा मिलेनियम वेट करना पड़ेगा सब कॉन्टिनेंट को एक नई सिटीज़ को डेवलप करने में के लिए, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग वहाँ पे रहा करते थे वो एकदम से ही डिसअपियर हो चुके थे और सिटीज़ जो थी वो अबंडन हो गई थी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।